मैं डॉक्टर DN सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, MLT कॉलेज सहरसा, BNMU मधेपुरा, बिहार। मैं आज प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच तुलनात्मक अध्ययन करूंगा एवं बताने का यह प्रयास करूंगा जो यह कहना कहां तक सही है कि आधुनिक साम्यवाद में प्लेटो के विचारों का बीज मौजूद है। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि प्लेटो के साम्यवाद एवं वर्तमान साम्यवाद में कैसी समानताएं एवं असमानताएं हैं तथा प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान साम्यवाद पर कहां तक प्रभाव छोड़ा है। यद्यपि मैक्सी ने कहा है कि ऑल सोशियोलॉजिकल एंड कम्युनिस्टिक थॉट्स हैव देयर रूट्स इन प्लेटो, मैक्सी की यह धारणा कदापि पूरे रूप से सत्य नहीं है। यह सही है कि रिपब्लिक में वर्णित साम्यवाद एवं वर्तमान साम्यवाद में बहुत कुछ समानताएं हैं, पर इन समानताओं से ही हम दोनों को एक नहीं मान सकते। इसका दो पहलू है। मैं पहला पहलू पर प्रकाश डाल रहा हूं जो समानता का है। पहली समानता यह है कि दोनों ही राज्य को सर्वोपरि मानते हैं तथा उसी के हित को प्रधानता देते हैं। राज्य के हित के सामने दोनों ने व्यक्ति के हित को गौण कर दिया है। दोनों में व्यक्ति साध्य नहीं होकर के राज्य साध हो गया है। दूसरा, दोनों ही साम्यवाद यानी वर्तमान साम्यवाद एवं प्लेटो का साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था को समस्त सामाजिक बुराइयों का जड़ मानते हुए उसके उन्मूलन का समर्थन करते हैं तथा उसकी समाप्ति से ही सामाजिक सुख एवं सामाजिक एकता तथा समानता की स्थापना को संभव मानते हैं। तीसरा, दोनों ही किसी न किसी रूप में अधिनायकवाद का समर्थन करते हैं। आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास करता है तो प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक शासकों एवं अधिनायकवाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट, दोनों ही व्यक्ति के द्वारा राज्य के प्रति कर्तव्य पालन पर विशेष बल देते हैं। दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही है कि वे राज्य में एक निश्चित व्यवस्था की स्थापना कर राजनीतिक एकता तथा सामाजिक बंधुभाव को वृद्धि करना चाहते हैं। दोनों ही मनुष्य की स्वार्थपरक मौलिक प्रवृत्तियों की उपेक्षा करते हैं और वे व्यक्तिवाद पर आधारित अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता को हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट, दोनों ही शिक्षा के ऊपर राजकीय नियंत्रण के समर्थक हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों ही राज्य के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित सामूहिक शिक्षा पर जोर डालते हैं। नेक्स्ट, दोनों ही सार्वजनिक तथा सार्वजनिक हित में व्यक्ति का हित समझते हैं। दोनों ही धन का वितरण एवं उपभोग जन्म के आधार पर नहीं करके समाज के हित एवं समाज की आवश्यकताओं के आधार पर मानते हैं। इस तरह एक स्टेट रिलीजन में विश्वास करके उसी के पूरक के रूप में समस्त आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करते हैं। परंतु इन थोड़ी सी समानताओं के बाद भी असमानताओं का पलड़ा भारी है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। उसके समस्त राजनीतिक विचार के केंद्र में यही आदर्शवाद बैठा है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का जनक मार्क्स पूर्णतया भौतिकवादी विचारक है। प्लेटो का विचार
दर्शन पर आधारित है एवं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। नेटलशिप ने कहा है कि एज advocated by Plato, it has hardly anything in common with the communism of this century. प्रोफेसर कैटलिन ने भी कहा है कि प्लेटो इज नॉट, इट इज हार्डली इम्पोर्टेंट ए मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट। दोनों में अगर हम देखें तो निम्नलिखित असमानताएं दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है। उसका उद्देश्य उस समय के तत्कालीन राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा कुशासन को दूर करना था। उसकी सारी समस्या एक अच्छे प्रशासन की थी और इस राजनीतिक उद्देश्य के लिए सारी योजनाओं नियोजित की थी। इसके विपरीत वर्तमान साम्यवाद पूर्णतया एक आर्थिक विचार है जिसका उद्देश्य पूंजीवाद के कारण समाज में उत्पन्न असमानता, आर्थिक वैमनस्यता आदि बुराइयों को दूर करना है। प्लेटो का साम्यवाद एक तरह से अधूरा है। यह वर्ग विशेष के लिए यानी यह साम्यवाद सिर्फ सैनिकों एवं संरक्षकों के लिए लागू होता है। उत्पादक वर्ग इससे वंचित है। अतः राज्य का बहुसंख्यक वर्ग इस साम्यवाद की परिधि से दूर हो जाता है। इसके विपरीत वर्तमान साम्यवाद सर्वव्यापी है। राज्य के नागरिक इसके क्षेत्र में आते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है इसका, क्योंकि यह इंटरनेशनल कम्युनिज्म में विश्वास करता है तथा वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन का नारा देता है। प्लेटो का साम्यवाद न तो इतना सर्वव्यापक है और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही। नेक्स्ट, प्लेटो का साम्यवाद निषेधात्मक है। वह भौतिक धन, संपत्ति, स्वर्ण, रजत आदि के मोह को शासन कार्य में एक बाधा समझते हुए शासकों और सैनिकों को इस अधिकार से वंचित करता है। संपत्ति का उसने इन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा। इसके विपरीत वर्तमान साम्यवाद मौलिक पदार्थों को अधिक महत्व देता है। मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड कैन बी प्लेस्ड अंडर ए सिंगल हेडलाइन दैट इज इकोनॉमी। अतः वर्तमान साम्यवाद का उद्देश्य पूर्णतया पॉजिटिव है। नेक्स्ट, प्लेटो का साम्यवाद समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों को दूर कर एक दीर्घकालीन एवं सुनियोजित शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजा की प्राप्ति कर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। यह राज्य बहुत संगठित एवं सुदृढ़ होगा। इसके विपरीत वर्तमान साम्यवाद राज्य को एक अस्थायी संस्था मानता है तथा प्रारंभ में इसे सर्वहारा के हित के साधन के रूप में रखता है, पर ज्यों-ज्यों साम्यवाद की प्राप्ति होगी राज्य का विलोप हो जाएगा। वर्तमान साम्यवाद यह मानता है कि एक स्थिति आएगी जब स्टेट शैल विदर अवे। नेक्स्ट, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति के साथ साथ स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था है। आधुनिक साम्यवाद में स्त्रियों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक साम्यवाद आर्थिक एवं उत्पादन के साधनों से संबंधित सिद्धांत है जिनमें इन साधनों पर सामूहिक नियंत्रण स्वीकार किया गया है। आधुनिक साम्यवाद वर्तमान आर्थिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन चाहता है तथा वितरण की प्रणाली को ही नियंत्रित करता है। बार्कर ने कहा है कि समस्त राजनीति के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होना चाहिए और इस स्वामित्व के द्वारा समस्त समाज को वितरण के तरीकों से नियंत्रित करना चाहिए।
प्लेटो का साम्यवाद सिर्फ उपभोग की वस्तुओं का उल्लेख करता है। प्लेटो के संरक्षक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, पर उनके जीवन यापन की सुविधाओं की व्यवस्था सामूहिक रूप से की जाएगी। बार्कर ने ठीक कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक ढांचे से लेस मात्र भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान साम्यवाद अर्थमूलक है। अर्थ को अधिक प्रधानता दी गई है, उसके प्रति सभी का लगाव बताया गया है। विपरीत इसके प्लेटो का साम्यवाद एक त्याज्य भावना प्रधान साम्यवाद है। इस तरह प्लेटो का साम्यवाद त्याग, वीतराग तथा नैतिक लक्षणों पर आधारित है। वर्तमान साम्यवाद परम भौतिक है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है कि आधुनिक साम्यवाद यांत्रिक एवं औद्योगिक सभ्यता के विकास के पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद उस काल की उपज है जब सभ्यता प्रायः मृतप्राय थी एवं उत्पादन की मात्रा अल्प थी। इसलिए आवश्यकताओं को कम करने का प्रस्ताव स्वाभाविक था। बार्कर ने प्लेटो के साम्यवाद को वैराग्यवाद के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट, प्लेटो के साम्यवाद के मूल में निहित तथ्य यह था कि वह आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण अच्छे शासन के लिए दोषपूर्ण मानता था एवं इसे अलग कर देना चाहता था। उसका साम्यवाद इसी उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक बढ़ता कदम है। इसके विपरीत वर्तमान साम्यवाद इन दोनों शक्तियों को अलग नहीं करना चाहता, बल्कि ये दोनों ही शक्तियां राज्य के हाथ में सौंप देता है, जो आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थापना चाहता है। नेक्स्ट, प्लेटो का दृष्टिकोण आध्यात्मिक एवं धर्म प्रधान है। वह वर्तमान दृश्य जगत को अवास्तविक मानते हुए इसके मूल में निहित आइडियाज या विचारों को सही मानता है, परंतु वर्तमान साम्यवाद दृश्यात्मक भौतिकवाद में विश्वास करते हुए भौतिक जगत को वास्तविक मानता है। वह जड़ प्रकृति से भिन्न किसी आध्यात्मिक सत्ता में आस्था नहीं रखता, बल्कि धर्म को अफीम समझता है। नेक्स्ट, दोनों का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो न्याय पर आधारित हो, पर दोनों के न्याय की परिभाषा या दृष्टिकोण में भिन्नता है। प्लेटो का न्याय सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन में है तथा धन का मोह शासकों और सैनिकों के कर्तव्य पालन में बाधक हो सकता है। इसी से वह उसे इस सुविधा से वंचित कर देता है। किंतु वर्तमान में न्याय का अर्थ है व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप वेतन देना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे साम्यवाद का समर्थन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों साम्यवादों में नाम की समानता भले हो, दोनों में विचार की समानता नहीं है। अतः टेलर का कहना यह ठीक लगता है कि रिपब्लिक के साम्यवाद और वर्तमान साम्यवाद के विषय में बहुत कुछ कहे जाने के बाद भी सत्य यह है कि इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न साम्यवाद ही। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से छात्रों ने मेरे इस कार्य की सराहना की है और छात्रों की सराहना को देखते हुए मैं और भिन्न विषयों पर अपना ये ऑडियो आपको प्रेषित करने का वचन देता हूं।